Good morning, everyone. How are you? How are you? How much fine? If someone asks you how much fine, is there any parameter to tell them? Is there any standard? It means fine is abstract, something that is you that's can't count. हाँ, visible नहीं है तो आप इसे गिन नहीं सकते. समझ में आया? ओके. तो मैंने बात करी थी आप लोगों से कि हम लोग शुरू करेंगे कहानी कहाँ से? हाँ, लेकिन सबसे पहले क्लास में मैंने आप लोगों को डेफिनिशन दिया था, याद है? ये क्या है? एक आप लोगों ने स्कूल वाला बताया, सर अ नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। फिर मैंने आपसे कहा कि देखो वो जो हम लोग पढ़े हैं स्कूल के टाइम में जो हमें पढ़ाया गया है, वो जो डेफिनिशन है वो पर्याप्त नहीं होगा, इनफ नहीं होगा। फिर हम लोग आगे बढ़े और इसके टाइप्स के बारे में पढ़ना शुरू। किसके टाइप्स के बारे में? नाउन के। इस टाइप्स के बाद हमने क्या पढ़ा? वेरी गुड। कि 5 इसके टाइप होते हैं और इसके 2 कैटेगरीज होती हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? इसके बाद हमने नाउन के जेंडर के बारे में पढ़ा। देन हमने क्या पढ़ा? स्पेसिफिक जेंडर ही इसमें हमने पढ़ा था, भूल गए स्पेसिफिक जेंडर। उसके बाद अब जब हम जहाँ बढ़े हैं उसको क्या बोलते हैं? पर्सोनिफिकेशन। 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 तो हम लोग यहाँ तक पढ़े हैं। अब नाउन के जेंडर के बाद केस भी पढ़ा है हमने। हमने केस भी पढ़ा है। अब मैंने केस इसलिए बताया था ना आपको, पर्सोनिफिकेशन और केस मिक्सअप करके पढ़ा जाता है। क्यों मिक्सअप करके पढ़ा जाता है? अभी सारे दरवाजे खुल जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहानी क्यों हुई थी। तो हम लोग केस को फिर से एक बार बात करेंगे कि 4 केस है। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ओकेटिव केस, पॉसेसिव केस। ओकेटिव केस के में ये था कि जब आपको एड्रेस करना हो, एड्रेस। अब एक आपको बात याद रखनी है, ये काम आता है आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में या फिर पैरा जंबल में काम आएगा। हालांकि मैं इसके लिए बहुत सारी मटेरियल प्रोवाइड करूंगा, लेकिन अभी के लिए आपको 2 वर्ड के बारे में एक बात जाननी है। तो बात ये है, एक तो है एड्रेस और दूसरा होता है स्पीच। नेताजी का स्पीच शुरू होगा 5 मिनट बाद। सुना ये लाइन? मैं स्कूल में एक स्पीच दूंगा। ये बात बोले हो आप? या फिर कभी किसी ने आपको सुनाया भी होगा, पता है मेरा एक स्पीच है, मैं स्पीच देने जाऊंगा। और एक होता है, हाँ हाँ, मास्टर लोग देते हैं। तो ये जो स्पीच होता है ना बड़े भाइयों, ये वन वे होता है। वन वे, ये वन वे होगा। सिर्फ इसे बोला जाता है मोनोलॉग। मोनोलॉग। इसमें कोई एक आदमी बोलेगा और ये लोग सुनेंगे। और एक होता है एड्रेस। एड्रेस का मतलब संबोधन करना। संबोधन में क्या होता है? ये टू वे होता है। मतलब दो ग्रुप, दो लोग, दो कम्युनिटी, दो रिलीजन के बीच में संबोधन होगा, बातचीत, और इसको बोला जाता है डायलॉग। डायलॉग का मतलब जिसमें दो लोग इन्वॉल्व हो बातचीत में। मोनोलॉग का मतलब एक बोल रहा है दूसरा सुन रहा है। ठीक? अब क्या है कि जब ओकेटिव केस की बात होती है तो मैं कहता हूं, ऋषभ वेयर आर यू गोइंग। मैंने संबोधन तो किया आपको, एक ही लाइन में किया, लेकिन आपका बाद में रिस्पॉन्स आएगा मैं नहीं बता रहा, या फिर मैं यहां जा रहा। हाँ, एड्रेसल हो जाएगा। या फिर जनता से आदमी कहता है कि भाइयों बहनों, अच्छा सॉरी, तो ये भाइयों बहनों क्या करना था, मैं आपके यहाँ इतने रुपए भेजूंगा, करोड़ों रुपए भेज दूंगा, मैं आपको बढ़िया नौकरी दूंगा, रोटी कपड़ा मकान दूंगा, दूंगा ना। तो आदमी उसमें क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? अंतर समझ में आ रहा है? दोनों का मतलब भाषण देना होता है, भाषण देना, भाषण देना। लेकिन इसको डीप में जानते हैं, हम बोलते हैं संबोधन, संबोधित करना। संबोधित करना का मतलब कि थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी, द पीपल आर सिटिंग, आई एम वेरी ऑब्लाइज्ड
और तमाम तरह की तारीफ़ें होती हैं। तो मतलब इन कन्वर्जेशन में जब एक आदमी बोलने के लिए शुरू करता है, तो सबसे पहले संबोधन करता है सबको कि आपका मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया और सबको अपने कन्वर्जेशन में शामिल करके बोलना शुरू कर देता है। एक तो होता है और एक आदमी का पैर काँपता है तो आके तुरंत बोल के भाग जाएगा। लेकिन आपकी तरक्की तब होती है जब आप संबोधन करते हो, एड्रेस करते हो। वाली कहानी खत्म हो गई। जनता जाग चुकी है। अगर आपको अफ़सर भी बनना है तो आपको ब्रीफ़ करना होगा। आप एड्रेस करोगे, ब्रीफ़ करोगे, स्पीच नहीं दोगे, आपको कोई नहीं सुनेगा। भगवान जी थोड़ी है आदमी। हर आदमी से उसके काम का जायज़ा लिया जाता है। क्या काम किया है आपने? बताओ। तो दैट इज़ व्हाई क्या होता है ना कि छोटे-छोटी वर्ड्स छोटे-छोटे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी मीनिंग बहुत डीप होती है और ये काम करता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। कुछ अब ऐसे क्वेश्चन्स आते हैं कहता है कि सेलेक्ट द मोस्ट सूटेबल वर्ड। मोस्ट सूटेबल वर्ड का ये मतलब हुआ कि बाकी के भी 3 सही हैं। इसका मतलब यही हुआ अब जो लड़का आम पढ़ा-लिखा होगा, कहेगा ओह! कहानी खत्म उसकी। मेरा स्कोर होता है क्लास में अगर मैंने आपको पढ़ाया 50 आउट ऑफ 50 लेकिन कुछ बच्चे पागल होते हैं, मैं कहता हूँ कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन खतरनाक है। हम 2 ग्रामर और वोकैब इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा क्या सही हो जाए? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। देखो, आपके केस में भी सेम यही बात है कि 30 नंबर आपका कहीं नहीं गया है। 30 नंबर आपका कहीं ये जो नोट्स मैं दे रहा हूँ, उसको प्रैक्टिस कराऊँगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊँगा तकरीबन 6 साढ़े 6 हज़ार लेकिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कोई प्रैक्टिस नहीं करा सकता। मैं ये कहूँगा कि द हिंदू के आर्टिकल पढ़ो। पढ़ोगे, जो समझोगे अपने समझ के बेसिस पे ना, उसका सही जवाब दे दोगे। तो इसीलिए क्या होता है कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट खतरनाक होता है और मैं उसी को पढ़ाने के लिए यहाँ आता हूँ। जो 112 क्लास होगी ना, नाउन प्रोनाउन कैटेगरी छोड़ दो। ये तो मजबूरी है, इसी मजबूरी पे वो घर बनता है। ये बेस है, फंडामेंटल है। ठीक, तो हम अपनी कहानी आगे बढ़ाएँगे कहाँ से? किसी नाउन के केस से। अभी आपको लिखना नहीं है। इस नाउन के जो केस होते हैं, मैंने बताया था कि भाइयों कितने होते हैं? 4 होते हैं। और चौथा कौन-सा था? चौथे का नाम है पॉसेसिव। पॉसेसिव का मतलब होता है पॉसे का मतलब होता है जब कभी आप ओनरशिप बताते हो, ओनरशिप या फिर रिलेशनशिप। ओनरशिप या रिलेशनशिप तब क्या होता है? इसको पॉसेसिव केस अब इसका ये मतलब है अब इस बात को समझिएगा कि मैंने क्यों पर्सोनिफिकेशन और इसको अभी आप जान जाओ। पॉसेसिव केस में ये है कि हम बताते हैं ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब मालिकाना हक। रिलेशनशिप का मतलब होता है संबंध। एक जैसे मेरा मेरी बीबी के साथ संबंध होगा, रिलेशनशिप और मेरा उस पे मालिकाना हक भी होगा। मतलब मालिकाना हक का मतलब ये नहीं कि वो मेरी स्लेव होगी, मतलब मैं कर्ता-धर्ता बनूँगा, मैं प्रोवाइडर बनूँगा, मैं गार्डियन के तौर पे भी तो काम करूँगा ना। तो ओनरशिप और रिलेशनशिप का मतलब जो चीज़ मेरी अपनी है, मेरी खुद की है, जैसे ये स्टूडियो मेरी अपनी है, ठीक? ये पेन मेरा अपना है, ये मोबाइल मेरा अपना है, ये कोचिंग मेरी अपनी है, ये सड़क मेरा अपना है। तो और उसपे जब मेरा अपना है तो मेरा मालिकाना हक भी होगा। अब इतना बात तो सबको समझ में आता है कि अरे यार जब हमको बताना होगा ओनरशिप या रिलेशनशिप तब तो चलेगा, लेकिन एक कहानी इसमें प्लेस कर दी गई। कहानी वो थी कि जब आपको पर्सोनिफाई करना था, पर्सोनिफाई या फिर पर्सोनिफिकेशन और पर्सोनिफिकेशन का मतलब हमने सीखा है कि पर्सोनिफिकेशन क्या है कि भैया पर्सोनिफिकेशन और कुछ नहीं है। पर्सोनिफिकेशन शब्द बना है शब्द पर्सन से और पर्सन का मतलब होता है आदमी, मानव। फिकेशन का मतलब होता है करण, मतलब किसी चीज को मानव करण मतलब मानव बनाना पर्सोनिफिकेशन होता है। अब जो पहले से मानव है उसको तो मानव बनाने की जरूरत है नहीं, थोड़ा सा ऐसे
जो पहले से मानव है उसको तो मानव बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन जो मानव नहीं है हम उसको अगर ट्रीट कर रहे हैं, मानव का मतलब जरूरी नहीं कि मानव एग्जैक्ट मानव, मतलब हम उसको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं कि वो जिंदा है, हाँ लिविंग बीइंग की जैसे। तो अब पोजेशन से बताया जाता है क्या, ऑनरशिप रिलेशनशिप। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है कि हम जो नॉन लिविंग थिंग है इसको ट्रीट करते हैं लिविंग थिंग के जैसे। तो ये बात हमको समझ में आई। अब यहीं से कहानी आगे बढ़ती है, मैं यहां लिख देता हूं। जो लिविंग थिंग थी, लिविंग थिंग्स, इनके साथ हमने क्या किया है, इनके साथ हमने एपोस्ट्रोफ एस लगा के मालिकाना हक बताया, और इसका मतलब होता है का, के, की। यहां तक तो हमको कोई दिक्कत नहीं था। अब अगली बात आती है, जो था नॉन लिविंग, उसको लिखने का जो हमारा तरीका था वो क्या था, हाँ कि हम सबसे पहले जिस पे पोजीशन है वो पोजीशन लिख देते हैं, उसके बाद ऑफ लिख देते हैं, और उसके बाद क्या लिख देते हैं, ओ एनएलटी, नॉन लिविंग थिंग। एनएलटी का मतलब नॉन लिविंग थिंग, ये हो गया। अब इसको, इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है, ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है। मैं नंबर 1 का एग्जाम्पल यहां लिख रहा हूं। मैं लिखता हूं ऋषभ जिंदा आदमी है, तो ऋषभ कार, ऋषभ की कार। या फिर दूसरा, नमोज पेन, नमो की पेन। ये दोनों भाई जिंदा हैं, सांस लेते हैं, सोच से समझने की सलाहियत है। अब कहानी आगे बढ़ती है कि जो इनके पास कार है, ऋषभ के पास, अब आपको समझना इस बात, उस कार को, उस कार को हम ये मान के चलेंगे कि ये जिंदा नहीं है। अब ऋषभ कहेंगे कि कार का जो मेरे टायर है वो फट गया है, ठीक है। तो लिखने का तरीका ये होगा, या तो आप कहेंगे कार्स टायर, और उसके बाद आगे की कहानी। तो आप कहोगे सर आपने कहा था कि जिंदा चीज के लिए क्या लगेगा, एपोस्ट्रोफ है, इसका मतलब ये गड़बड़ है। अब आपको इसको सुधारना है, कैसे सुधारना है सर, पहले जिस पे पोजीशन है, पोजीशन किस पे है, टायर पे है, और उसके बाद सर हम ऑफ दिखाएंगे, इसका मतलब का, और जो नॉन लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग थिंग पूरा अपने आप में कार है भरा पूरा, और उस भरे पूरे कार का एक छोटा सा पार्ट है टायर। तो ये तरीका है। अब क्या होता है, अब देखिए, अब जब हम कार को ऐसे ट्रीट कर देंगे जैसे कि क्या है, वो जिंदा है, तो ये चीज बदल जाएगी। क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। हाँ हाँ, तो हम क्या लगे करेंगे, एपोस्ट्रोफ एस लगाएंगे। लेकिन लेकिन ग्रेमेरियर ने कहा कि देखो इससे कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा, इससे कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा। हम, आप एक काम करो, कुछ ऐसी चीजें आप बना दो जिसके साथ वो जिंदा नहीं है लेकिन वो जिंदा जैसे ट्रीट किया जाए। सबको नहीं, अब मान लो कि थोड़ी देर पहले आपने कैमरा को नॉन लिविंग कहा, अब फिर कह रहे हो और कैमरा क्या हालचाल है, और मेरे कैमरे का जो बटन है बहुत सुंदर है। तो मैंने कहा और कैमरा क्या हालचाल है, इसका ये मतलब कि मैं उसको ट्रीट कर रहा हूँ कैसे, जैसे कि जिंदा है। और फिर मैं कह रहा हूँ कि कैमरे का जो शीशा है बहुत अच्छा चमक रहा है, तो इसका ये मतलब हुआ कि मैंने इसको एपोस्ट्रोफ एस से मुझे लिखना होगा। लेकिन कॉमन सेंस तो ये कहता है ना यार कि क्या बात कर रहे हो तुम, सबको थोड़ी बना सकते हो, पर्सोनिफाई कर सकते हो अपना कुछ, हर चीज का कुछ लिमिटेशन होता है कि नहीं। काठ का हांड बार बार थोड़ी आग पे चिढ़ेगा। जैसे अभी थोड़ी देर आपने पहले कहा कि आपको ये वाला ये चीज नहीं, ये सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है, आपने आगे फॉरवर्ड किया, कुछ दिन से आप देख रहे थे, आपने मौका दिया होगा, थोड़ी अब चीजें अच्छी हो जाएं, अब चीजें अच्छी हो जाएं। मेरे केस में भी होगा तो आप आगे फॉरवर्ड, फास्ट फॉरवर्ड करोगे, फिर होगा। क्योंकि अल्टीमेट एम क्या है कि अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनी रहनी चाहिए। तो अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे कि बार बार कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कुछ लिमिटेशंस अपनी रहें, तो ग्रेमेरियर ने एक रूल सेट किया, उस रूल को मैं लिखूंगा और वहीं से सवाल 100% आता है। ठीक है। अब
पर्सोनिफिकेशन में व्हेन वी, क्या है पर्सोनिफिकेशन का डेफिनेशन? व्हेन वी डिस्क्राइब नॉन लिविंग एज इफ लिविंग, दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। ये बात आपको समझ में आ गई, इसे लिखिए, उसके बाद मैं रूल लिखा दूंगा। ओके अब रूल क्या है? नॉन लिविंग नाउन के साथ ईमानदारी से क्या लगना चाहिए? ऑफ लगना चाहिए। नॉन लिविंग नाउन के साथ सर आप एपोस्ट्रोफ एस लगाओ, लेकिन रूल ये कहता है नॉन लिविंग नाउन के साथ हम क्या लगाएंगे? ऑफ नहीं लगाएंगे। ठीक, उसके साथ हम क्या लगाएंगे? हाँ, और इसके बाद लिविंग पोजेशन लिख देंगे। लिविंग पोजेशन ये अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी मैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स लिखूंगा प्रीवियस ईयर पेपर के ही हैं, आपको समझ। हाँ हाँ, इसीलिए देखो, इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए ना कुछ एक लिस्ट बना दी गई कि इन्हीं के साथ आपको एपोस्ट्रोफ एस लगाना है। तो हम कैसे, अब कैसे हम पता करेंगे कि इस टेबल को मैं क्या करूं यार? ये तो बड़ा, बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा ना। शुरू शुरू के लिए तो ठीक है, मजे मजे के लिए तो ठीक है, लेकिन जब सवाल बनना शुरू हो जाएगा तो मूड खराब हो जाएगा। ऐसे ही मैं सवाल को सेट कर रहा था यही सोच के, तो यार मेरा दिमाग में सोचा कि यार बच्चे जब जाएंगे एग्जाम देने उसका तो मूड खराब हो जाएगा। इसलिए ग्रामेरियन ने बहुत अच्छा किया, और वो क्या क्या रूल है हम देख लेंगे। देखिए पहला, इडियम्स एंड फ्रेजेस। अभी लिखना नहीं, अभी अभी एक मिनट रुक जाइएगा। इडियम्स एंड फ्रेजेस, टाइम वर्ड्स, सेलेस्टियल बॉडी, और प्लेसेस। जब आप इन वर्ड्स को देखोगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस, टाइम वर्ड, सेलेस्टियल बॉडी और प्लेसेस, आकाशीय पिंड, आकाशीय, हाँ एस्ट्रॉयड और तमाम सारी चीज, ठीक है। जब आप इन्हें देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि 100% इनको लिविंग। इडियम्स और फ्रेज, इडियम्स और फ्रेज जो होता है, कॉमन सेंस की बात है, मुझे आप ये बताओ इडियम्स और फ्रेज किसके लिए होते हैं? इंसानों, हम ही तो इस्तेमाल करते हैं। टाइम किसके लिए होता है? टाइम के बाउंड में ये पेन थोड़ी है, कौन बाउंड है? सेलेस्टियल बॉडी किसके लिए? हम नहीं है तो बेकार है, रहे या ना रहे क्या फर्क पड़ता? और प्लेसेस, अब लेकिन इसमें एक आपको दिक्कत होगी अभी। दिक्कत क्या होगी उसके बारे में भी हम जान लेंगे। इन सब के साथ हमको क्या लगाना है? एपोस्ट्रोफ एस, और इसके बाद हम लोगों को आगे लिख देना है लिविंग पोज। इसके साथ हम लोग लिख देना लिविंग पोजिशन, दैट्स इट।
मैं पूरे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता हूँ। टेक्नोलॉजी पूरा इस्तेमाल करता हूँ। मैं शुरुआत के दिनों में था, कंटेंट पे काम करता था, लिखता था, कॉपियाँ चेक कर एक-एक दिन में मेंस की तब 60 कॉपी तो दिन में निपटा देता था, 60 कॉपी रात में। इसको चेक करने में 1 घंटा ईमानदारी से लगना चाहिए। धनाधन, धनाधन चेक। तो जैसे जब आप बहुत सी चीज़ें पढ़ना शुरू करते हो ना, तो प्याज के जैसे खुलना शुरू हो जाता है। अच्छा हाँ, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। इसीलिए ना टीचर को चाहिए कि वो अपने कंटेंट पे खुद काम करे। तो देखो सिलेबस थोड़ी पढ़ने आए हो यार। मेरे हिसाब से सिलेबस तो आपका कहीं भी हो जाएगा। सिलेबस नहीं, इसीलिए मैं कंटेंट पे ज़्यादा जोर देता हूँ। मैं जो कल भेजा था आप देखे थे उसको? हाँ? नहीं आया था। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। अब ऐसे डेली-डेली भी मिल जाया करेगा और आप लिखेंगे भी। अरे! क्या हाल-चाल? अभी आ ही रहे हो? या कहाँ से? थोड़ा कम करो, और कम करो, क्या करो? बस, ठंडा हो जाएगा। ओके। हुँ, 12वीं हो गया ना दोनों का?
हो जाए तो बताओ। डन। ठीक है। अब इस रूल को अप्लाई कर लेना है और ये जान जाएंगे कि पर्सोनिफिकेशन में किन चीजों के साथ एपोस्ट्रोफ एस लगेगा, किसके साथ नहीं। ठीक, ध्यान दीजिए। पहला कहता है एरियाज ऑफ दिल्ली और दूसरा दिल्लीज एरिया, कौन सा सही है? हाँ, अब देखो रूल क्या कहता है। पहले आप नॉन लिविंग थिंग लिखो, नॉन लिविंग नाउन लिखो। दिल्ली क्या है? नॉन लिविंग नाउन है, नो डाउट। उसके बाद आपको लिविंग पोजीशन लिखना है। हाँ, अब देखो ये यही डाउट, यही चीज मुझे सिखाना था आपको कि यही डाउट है। अब देखो ये भारत है, और इस जगह कहीं दिल्ली है ना? अब ये जो दिल्ली है और ये जो इसका जगह है ना, जो एरिया है, आपने कहा कि ये इंसानों के लिए, ऐसा नहीं है। ये ज्योग्राफिकल टर्म है। ये जो एरिया किसके लिए? ज्योग्राफी, भूगोल की है। समझ रहे हो? एरिया किसकी? भूगोल की। तो इसीलिए ये कंफ्यूजन से भरा है। अभी एक दो और करेंगे ना, पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। प्लीज, एरियाज ऑफ दिल्ली और दिल्लीज एरिया, तो आप कहोगे सर ये लिविंग के लिए। अब जो एरिया है ये ज्योग्राफिकल टर्म है, तो इसीलिए ज्योग्राफी से रिलेटेड है, लिविंग पोजीशन नहीं है। एरिया पे ज्योग्राफी का हक बनता है। ठीक, तो इसीलिए ये वाला नहीं होगा, ये वाला। 1 ईयर्स वेकेशन, काके की वेकेशन ऑफ 1 ईयर। तो आप कहोगे वेकेशन जो है, वेकेशन पे किसका पोजीशन है? लिविंग पोजीशन है। हाँ, तो ये अपने आप में सही है। क्या चौथा सही है? अब आप एक दो और से समझ जाओगे। उसके बाद पांचवा अर्थ आवर। हाँ, आवर पे किसका पोजीशन है? तो ये। और अर्थ रेवोल्यूशन। हाँ हाँ, तो इसका मतलब ये क्या है? गलत है। और ये वाला सही है। दिल्लीज पॉपुलेशन, इसलिए क्योंकि पॉपुलेशन किसके लिए? लिविंग के लिए। पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली को मैंने गलत लिख दिया है। जय जयपुर हिल्स। हाँ, हिल्स ज्योग्राफिकल टर्म है। हिल्स किसका टर्म है? ज्योग्राफिकल, तो ये नहीं होगा, ये वाला ठीक हो। इंडियाज लिटरेसी, लिटरेसी किसके लिए? हमारे लिए, तो ये अपने आप में दुरुस्त है। लिटरेसी ऑफ इंडिया को मैंने गलत लिखा। हाँ हाँ, तो भूल जाना है क्या है, उससे मतलब नहीं है। अगर इडियम्स और फ्रेश है, टाइम वर्ड है, सेलेस्टियल बॉडी और प्लेस है, तब हम क्या लगाएंगे? ठीक। अब आपने कहा कि सर जयपुर, जयपुर तो प्लेस है। अब उस प्लेस पे जयपुर, जयपुर फोर्ट, फोर्ट किसके लिए? हाँ, हमारे लिए, तो आप लगाएंगे, बिंदास लगाएंगे, बिना सोचे मार देना है उस पे। और सोचिए, छोड़िए। आइसक्रीम, तो आप क्या लिखेंगे? जयपुर आइसक्रीम या फिर आइसक्रीम ऑफ जयपुर। कमाल हो यार तुम। ऐसे बच्चों को पढ़ाने में मजा भी आता है, बातों को। काम कर रहे हो? आ रहा है।
समझ में आ रहा है? बस आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी, देखो जॉग ये जो एरिया हो गया, ठीक है, एरिया से आपको रेवोल्यूशन हो गया, रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन पे डायरेक्ट हमारा उससे थोड़ी फर्क पड़ने वाला। हाँ, गलत है, क्योंकि पॉपुलेशन इनमें से कोई कुछ है ना, इडियम है पॉपुलेशन, ना टाइम वर्ड है, ना सेलेस्टियल बॉडी है, ना प्लेस है। इसको याद करने का तरीका है, इट कनॉट प्लेस, सीपी, इट सीपी क्या हो गया? पी स्टैंड फॉर प्लेस, सी स्टैंड फॉर सेलेस्टियल बॉडी। तब तो पूरी पूरी कहानी ही समझ में आ जाएगी, अभी तो हम रूल पकड़ा रहे हैं ना, कॉन्सेप्ट मैंने ये कहा था, द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग इज दैट कि हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अब हम कॉन्सेप्ट समझ गए हैं, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो को रिलेट करेंगे और कहानी खत्म हमारी। इसलिए थोड़ा सा मेरे पढ़ाने का अप्रोच जो है हटके है, क्योंकि कंसेप्ट जब नहीं समझेंगे ना तो आपको बड़ी बेचैनी होने लगेगी, फिर आप जज कर लोगे। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ, हम लोग का अप्रोच जो है इंग्लिश की बात है, ठीक। तो पर्सोनिफिकेशन में समझ में आया, ये सारी चीजें जिंदा नहीं है, लेकिन पोजीशन उस पे किसका है? लिविंग का है, तो इसलिए एपोस्ट्रोफ एस। अब अगला रूल है, क्या टॉपिक है? अवॉइड द सेक्वेंशियल पोजीशन, अवॉइड द सेक्वेंशियल पोजीशन। अब सेंटेंस में क्या होगा, एक से ज्यादा नाउन होंगे, सीक्वेंस यही तो होगा, सीक्वेंस का मतलब एक के बाद दूसरा। अब लिखा किस तरह, आपको किस तरह से आपको फंसाने की कोशिश करेगा, सेंटेंस में लिखा होगा नाउन वन और इसका एपोस्ट्रोफ एस, फिर नाउन टू और इसका एपोस्ट्रोफ एस, और उसके बाद लिखा होगा ना, अभी लिखिएगा नहीं, अभी लिखिएगा नहीं, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, इधर उधर हमको बहुत सी चीज लिखा होगा, नाउन वन एपोस्ट्रोफ एस मतलब नाउन का के की, नाउन टू का के की, और उसके बाद पोजेशन, पोजेशन का मतलब जिसपे मालिकाना हक है। तो आपको क्या करना है, आपको परेशान नहीं होना, ये वाली जो कहानी है इसको सबसे पहले लिख देना, इसको सबसे पहले लिख देना है, सबसे पहले हमें लिख देना है क्या, पोजेशन। उसके बाद नाउन टू के साथ ये जो एपोस्ट्रोफ एस है ना, तो आपको क्या करना है, इसको, हाँ इसको बदल देना है ऑफ में, ठीक। उसके बाद नाउन टू को, नाउन वन को सॉरी, नाउन वन के साथ एपोस्ट्रोफ एस एज इट इज लगा देना है, देन क्या बच गया, नाउन टू, नाउन टू को हम ऐसे लिख देंगे, क्योंकि हमने इसका एपोस्ट्रोफ एस तो यहाँ लगा दिया, ऑफ में बदल दिया है। अब सवाल कैसे फेंकेगा, राहुल्स फ्रेंड्स, ये है नाउन वन का एपोस्ट्रोफ एस, नाउन टू का एपोस्ट्रोफ एस, हो गया। राहुल्स फ्रेंड्स, और इस पे पोजीशन है फादर, राहुल का दोस्त का फादर डाइड यस्टरडे, समझ। अब देखो, ये सवाल है, ये प्रीवियस ईयर का नहीं है, ये मैं ऐसे बस लिख,
बिल्कुल वैसे ही होगा। पहले जिस पे पोजीशन है, नाउन वन नाउन टू के बाद क्या आता है, पोजीशन। तो नाउन वन नाउन टू के बाद पोजीशन, तो पोजीशन को पहले लिखेंगे फादर, उसके बाद क्या करेंगे हम, नाउन टू वाला फादर ऑफ नाउन वन और नाउन टू। तो नाउन वन राहुल है और फ्रेंड, फादर ऑफ राहुल्स फ्रेंड डाइड। बिल्कुल आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया, आप लोगों ने पहली बार में। केस वगैरह में सीखा रहना कुछ, और इंग्लिश का हो ही गया, मैथ का। एक और सवाल बोलता हूँ, बनाएंगे, बनाइए। नेहाज हस्बैंड्स डॉग इज क्यूट। नेहाज हस्बैंड्स हस्बैंड्स डॉग इज क्यूट। हो गया, ठीक है। अभी हम पोजीशन ही पढ़ रहे हैं, पर्सोनिफिकेशन का देख लिया, नाउन के केस पॉजिटिव केस देख लिया, फिर हमने अवॉइड सेक्वेंशियल पोजीशन देख लिया। इन सब में हम पोजीशन ही देख रहे हैं, मालिकाना हक और ऑनरशिप बताने का। हाँ, वही हम लोग देख रहे हैं अभी। अब एक और चीज जो है, जो आपको जानना है, और वो है, हम्म, नहीं अभी तो शुरू हुआ है। हाँ, ये अगला टॉपिक है। खून लिख दिया, क्या टेक्नोलॉजी है। मैं इससे मैं अपने हाथों से लिख दूं। क्यों नमो, ज्यादा अच्छा लगेगा। अगला है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाम का एक टॉपिक है। इसमें क्या होता है, कंपाउंड नाउन में जब दो वर्ड या दो से ज्यादा हम जोड़ते हैं, या तो नया वर्ड बनेगा, या फिर वो नया मीनिंग कैरी करेगा। जब हम दो या दो से ज्यादा वर्ड को जोड़ते हैं और मिला के एक नया वर्ड बनाते हैं, तो उसी को कंपाउंड नाउन बोला जाता है। दो या दो से ज्यादा जब शब्दों को हम मिलाते हैं, तो या तो नया वर्ड बनेगा या फिर नया, लेकिन अगर उसे इंडिपेंडेंट पढ़ेंगे तो उसका मतलब बहुत गंदा, बहुत वेग, बहुत एम्बिग्यूटी से भरा हुआ है। जैसे एग्जांपल के तौर पे
ब्रदर का मतलब, इन का मतलब, लॉ का मतलब हाई में कानून। लेकिन जब इसको हम जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा? ब्रदर इन लॉ, जीजा या साला, यही मतलब होगा। समझ में आया? जब मर्ज करेंगे तो अब ये नया वर्ड बन गया, नया मीनिंग भी कैरी कर, इसी को क्या बोलते हैं? कंपाउंड नाउन। अब इसमें है ना, इसमें भी पोजीशन बताया जाता है। जैसे मुझे ये कहना हो कि मेरे साले की स्कूटी चोरी हो गई, तो मैं क्या कहूंगा? माई ब्रदर इन लॉज स्कूटी वाज स्टोलन बाई किसी के द्वारा। ठीक है, तो देखिए इसमें पोजीशन बताने के लिए दो से ज्यादा वर्ड को जोड़ा गया है। इसमें पोजीशन हम कहाँ दिखाएंगे? लास्ट वाले वर्ड के साथ एपोस्ट्रोफ एस लगाया जाता है। रूल ये कहता है, आपको लिख लेना है। रूल ये कहता है, आप लगाइए एपोस्ट्रोफ एस, लेकिन कहाँ? लास्ट वर्ड में। कहाँ लगाएंगे? लास्ट वर्ड में। पहला कंडीशन तो ये हो गया। अब एक और बात आपको यही जान लेनी है, वो अलग से टॉपिक नहीं बताएंगे हम, यही जान लेंगे तो अच्छा लगेगा। अब एक आदमी के एक से ज्यादा भी होते हैं ना साले, एक आदमी के एक से ज्यादा भी साले होते हैं। मतलब ये हुआ कि आप उसको क्या बदल दो, तो प्लूरल में कर दो। तो मेन वर्ड में एस या फिर ईएस को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। दो बातें हैं। माई ब्रदर्स इन लॉज स्कूटी, समझ में आया? यही बस चीज दो आपको इसमें कंपाउंड में जानना था और आपने जान लिया। हम्म जब आपको प्लूरल बनाना हो, जैसे अब मैं कुछ अभी एग्जांपल लिख दूंगा, आप अभी लिखो इसको, बता रहा हूँ। वो कब यूज करेंगे ना, जब आपको प्लूरल बनाना हो। जैसे एक आदमी की एक से ज्यादा सालियां होती हैं कि नहीं, तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, ये तो मैं। हम्म
किस वाले पे? हुँ? हाँ, 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 अरे सॉरी, सॉरी। अगर ये लगा तो यहाँ पे ऊपर हो जाए। बिल्कुल बदलेगा, बिल्कुल उस पे ये तो कॉमन सेंस की बात है। यहाँ देखिए, माय सिस्टर इन लॉज़ कार इज़ स्टोलन, एक है तो इज़ लगा, अगर एस हो जाएगा तो यहाँ आर आप कर लोगे, ये तो ठीक है ना? तो आप यहाँ आर कर दोगे। इसी तरीके से द कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर वाज एग्जीक्यूटेड, ठीक। तो एक कमांडर इन चीफ है तो आपने वाज लगाया, एक से ज्यादा होंगे तो मेन वर्ड में हम लगा देंगे। पासर बाई का मतलब होता है, हिंदी मतलब होता है इसका राहगीर। पासर बाईज कॉमेंट वाज रूड, कि जो राहगीर था उसका जो टिप्पणी था वो कैसा था, रूड था। अरे यार मैं कह तो रहा हूँ कि 80% से ज्यादा वेटेज है। आप देखो ना, पहले दिन से मैं अभी तक आपको नाउन ही पढ़ा रहा हूँ। अभी जैसे हम लोग नाउन पढ़ लेंगे ना, नाउन को पढ़ने में जैसे जब पहाड़ की चोटी पे चढ़ो, बड़ा मुश्किल होता है उतरने में सू। अभी उसके बाद एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब दन 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 खत्म, दो दो तीन तीन, दो दो तीन तीन क्लासेस, चार चार क्लासेस। नरेशन लास्ट में होता है, जब पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएगा, नाउन खत्म हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन टैग, वॉइस, नरेशन, मॉडल्स को एक साथ पढ़ा जाता है। जब ये खत्म हो जाएगा तब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे काम होगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्लस ओकैब, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्लस ओकैब, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ओकैब। जैसे मुक्का मारने के लिए मुट्ठी बंद होगा, ये मुट्ठी पहले बंद होगा कब, पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्वेश्चन टैग, मॉडल, वॉइस, नरेशन कंप्लीट होने के बाद। हाँ, नहीं तो मामला हो जाएगा खराब। तो जैसे क्या होता है ना, मैंने अपने इस नोट्स को बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बनाया है। आप इसे देखते होगे, देखो जो ये चीज मैं लिख रहा हूँ, ये कोइंसिडेंस नहीं है कि मैं जानता हूँ कि यहाँ पे ये लाइन बनानी है, नहीं, ये मैं कई बार कर चुका हूँ। ये मेरा 18वां या 19वां बैच है, अभी तक 18-19 बैच में पढ़ा। 112 क्लासेस लगती है, 13 क्लासेस लगती है। अब तो 1 घंटे की क्लास है ना, अगर 2 घंटे की क्लास होती तो 2 महीने में मैं फूक फूक आ रहा हूँ। आप लोगों को अपने भी बातें हैं ना, एक बार क्लास भी हो। मैं समझ रहा हूँ चीजें, आप जैसे पढ़ रहे हो, आपके लेवल पे ही, आपके साइड से हो। क्लासरूम इज वेरी फाइन, ठीक। ये वीडियोस जाती हैं तो 2 बच्चे हैं जो, तो आप 2 शायद कल आ जाएंगे या आज ही हो जाए, 4 बच्चे। तो बच्चा, जैसे क्या होता है ना कि जब तक दिल नहीं मिलता है, आप अगर पढ़ाई करते हो, अगर आज का ऐसा टाइम हो गया है, पहले के टीचर को कूट देते थे, लेकिन अब क्या है कि बच्चे वाइब मैच करते हैं टीचर्स के साथ। टीचर की बात अगर 2-4 दिन नहीं समझ में आएगी तो हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन हमारा मास्टर, जैसे हम जब पढ़ते थे, हमारे जो टीचर थे ना, जाते ही क्लास में एंट्री करते कल का काम पूछ के मुर्गा बना दिया, पूरी 1 घंटी मुर्गा। सुबह सुबह बढ़िया से नहा वहा गया, पूरा पोटा वोटा निकाल देता था। लेकिन उससे फायदा ये हुआ कि बहुत बढ़िया राइटिंग स्किल हो गई, और मन स्ट्रांग होता है मेंटल तौर पे। और बाद में वही आदमी पुचकारता भी था, बढ़िया कुछ काम हो जाता था तो शाबाशी भी देता, लगता था सर मारते हैं। अब के केस में क्या है कि भाई पढ़ो। तो मैं उस समय का पढ़ा हूँ और ये टाइम भी मैं देख रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं चीज़ों को समझता हूँ। आराम-आराम से बच्चे को फूँक-फूँक किसी भी तरीके से, सिलेबस कंप्लीट कराने से थोड़ी, अभी मैं मारूँ धनाधन धना, बात ही ना करूँ, कहूँ मत लिखो, सिर्फ़ देखो समझो, उसके बाद मैं इसका पीडीएफ बना के आपको भेज दूँ, लेकिन मैं एंगेज रख रहा हूँ। मैं मोनोलॉग नहीं, कैसा इस क्लासरूम को बनाया हूँ, डायलॉग, स्पीच नहीं, क्या अड्रेसल। समझ में आया? तो ये टू वे होगा, वन वे में मज़ा नहीं है, है ना? दैट इज़ व्हाई आई एम टेकिंग टू मच टाइम।
टू मच टाइम नहीं, इतना टाइम ईमानदारी से लगना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि दनादन खत्म करा दें। नहीं यार, क्रैश कोर्स में थोड़ी हो तुम। हमसे ये कहा गया है कि बच्चों को बहुत सर एहतियात से और कूल डाउन होकर पढ़ाना है आपको, बच्चों को समझ में आए। मुझे ये बोला गया, तो मैं वैसे ही पढ़ा रहा हूँ। अब मैं आपको एक बात सिखा रहा हूँ, देखिए मैंने आपको ये सिखाया है, नाउन है, ये नाउन क्या है? तो नाउन जो है, पहले जो विजिबल चीजें होती हैं वो नाउन है, जो इनविजिबल है वो भी नाउन है, जो यूनिट है भी नाउन है, जो नाउन नहीं था लेकिन हम उसको नाउन के जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या है? नाउन इक्विवेलेंट, है ना? ये तमाम सारी चीजें क्या हैं? नाउन है। ओके, इतनी चीजों के बारे में हमने जान लिया। ये तमाम सारी चीजें क्या है आपकी? डन। अब इसमें आपको ये पता चल चुका है कि सर विजिबल में पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में पढ़ा जाता है, इनविजिबल में FAQS, फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट्स, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, यूनिट में, और नाउन इक्विवेलेंट। ये टॉपिक को हमें समझना है क्योंकि यहाँ का जो लेवल है सवाल पूछने थोड़ा सा हाई नहीं बना, ऐसे देता है कि आपको लगेगा ये वाला सही, लेकिन वो सही नहीं होता और वहीं पे मामला खोला। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, देखिए मैं लिखता हूँ, क्या लिखा मैंने? मैंने दो सेंटेंस लिखा है, ऐसे ही है। अब जब आप इसे देखोगे तो समझ में आएगा कि नमो सब्जेक्ट है, मेरा जिससे पॉजिटिव केस है, बड़ा खासियत है तो एडजेक्टिव है, और ये भाई क्या है? नाउन है। इसी बड़े से हमने सेंटेंस की शुरुआत कर दी। सेंटेंस को आप पढ़िए, सब ठीक है? ठीक। तो आप जब इसे देखोगे तो कहोगे सर आपने एडजेक्टिव सेंटेंस की शुरुआत की और इसको पढ़ के हमें अजीब लग रहा है, बड़ा का आदर करो। नहीं सर, बड़ों का होता है। क्या होता है? बड़ों का आदर करो। इसका ये मतलब अब रूल क्या अप्लाई हो रहा है आप समझिए। इस सेंटेंस के अंदर नाउन के पहले एडजेक्टिव होता है, ठीक? और जैसे ही आप इस एडजेक्टिव से सेंटेंस की शुरुआत करते हो वो नाउन इक्विवेलेंट हो जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि आपने इस जगह पे क्या रख दिया? नाउन। अब ये नाउन के जैसे काम करेगा, तो इसका फंक्शन कैसे दिख रहा है? अब प्लूरल दिख रहा है, लेकिन अगर फंक्शन इसका प्लूरल दिख रहा है तो आपको सलमान खान बन के इसमें एस या फिर ईएस नहीं जोड़ना है ना? ये काम कीजिएगा कि इसमें एस या ईएस मत जोड़िएगा, और इस नाउन के पहले आपको क्या लगा देना है? द। और ये प्लूरल है, लेकिन एस या ईएस एक्सप्लिसिटली नहीं जोड़ना है, लेकिन प्लूरल है तो हम किस तरह का हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ये रूल है आपका, ठीक है ना? ये आपका क्या हो गया? रूल हो गया। हाँ हाँ हाँ, ऑब्जेक्टिव केस होगा।
अब कुछ सेंटेंस है, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए आप जैसे बच्चों को पढ़ाने में मजा आता है, और टीचर को भी आएगा। उस प्लूरल जैसे अब काम करना शुरू कर देगा, प्लूरल में अपने आप बदल, सेंटेंस की शुरुआत में रखोगे उसे, अब इस रिच से सेंटेंस की शुरुआत हुई है, तो इसके साथ हमको लगाना होगा क्या, द, और इसके साथ आर। बाहुबली वाज अ ब्रेव सोल्जर, और इस ब्रेव से सेंटेंस की शुरुआत हुई है, द, ठीक है, ओके। तो आपने नाउन इक्विवेलेंट की कहानी को समझ लिया, समझ लिया ना, नाउन इक्विवेलेंट की कहानी को आपने थोड़ा सा समझ। अब हम क्या करने वाले, आपने नाउन इक्विवेलेंट समझ लिया, अब जो हम पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक पे हम बात करेंगे लंबी चौड़ी, क्या है, आपने विजिबल पढ़ लिया है, इनविजिबल पढ़ लिया है, नाउन इक्विवेलेंट जान लिया, इसकी बारी है यूनिट की। यूनिट पे 3-4 क्लासेस लगेंगी, उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा नाउन जो है वो खत्म हो जाए। हाँ, पर्सोनिफिकेशन खत्म हो गया, और पर्सोनिफिकेशन में किसके साथ आपको बनाना है, मैंने इट सीपी से रूल बता दिया। मीडियम्स, टाइम, सेलेस्टियल बॉडी और प्लेस, तो आपने ये बातें जान ली। और कोई डाउट तो लिखिए। तो कल की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे किसको, यूनिट को, तो ऊपर क्लासेस चलेंगी, हम लोग बातचीत करेंगे, टॉपिक को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, कल हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अब